देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जिसकी तस्वीर मेरे हाथों में है उनका नाम है कैप्टन आयुष यादव। आज उनकी शहादत को पूरा देश सिर झुककर सलाम कर रहा है। कैप्टन आयुष यादव ही नहीं, उनके साथ 2 अन्य जवान। लेकिन कैप्टन आयुष यादव की तस्वीर मेरे हाथ में सिर्फ इसलिए है क्योंकि कानपुर के रहने वाले थे। 25 साल, महज 25 साल इनकी उम्र थी। एक बेहद खूबसूरत जिंदगी इनका इंतजार कर रही थी। लेकिन आज सुबह हुए आतंकी हमले में कैप्टन आयुष यादव की जान चली गई। इनके पिता इस देश से एक सवाल पूछ रहे हैं। कैप्टन आयुष यादव के पिता इस देश से एक सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे बेटों की जान कब तक ऐसे जाती रहेगी। पता है आपको, जिस कुपवाड़ा में कैंप पर आतंकी हमला किया गया, कैप्टन आयुष यादव की जान गई। वहां से महज 25-30 किलोमीटर की दूरी पर, 1 घंटे की दूरी पर पत्थरबाज पहुंचे हुए थे सेना को रोकने के लिए। उन पर पत्थरबाजी कर रहे थे, उसी सेना से भिड़ रहे थे जिसने अपनी जान की बाजी। ये लोग वहां पर क्यों हैं आखिर? ये सिर्फ वहां पर कैंप में इसलिए हैं ताकि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी जिंदगी सुरक्षित रहे, हिंदुस्तान का हिस्सा सुरक्षित रहे। लेकिन उन्हीं सैनिकों पर यही पत्थरबाज आज हमला कर रहे थे। कुछ घंटे बस बीते थे कैप्टन आयुष यादव की जान किए हुए। और इसीलिए सवाल ये कि आखिर हिंदुस्तान क्या कैप्टन आयुष यादव के पिता और मां से नजरें मिलाने की हिम्मत रखता है? जवाब देगा कि आखिर सरहद पर ऐसे बार बार हो रहे आतंकी हमलों में कब तक कैप्टन आयुष यादव जैसे सैनिकों की जान जाती रहेगी। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। कुपवाड़ा का आर्मी कैंप सुबह करीब 4:30 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 3 हथियारबंद आतंकी 2-2 तारबंदियों को पार करके कैंप में पीछे की ओर से घुस गए थे। करीब 40-45 मिनट तक आतंकियों ने इंतजार किया और जब कैंप से 2 जवान बाहर की ओर आते दिखे तो आतंकियों ने बंदूकें खोल दी। हमले के बाद सेना के जवान तेजी से एक्शन में आए। एक आतंकी भाग निकलने में कामयाब रहा, जबकि 2 आतंकियों को सेना ने मौके पर ही ढेर कर दिया। Throughout the operation, no terrorist was given any entry into the living area by accurate and heavy volume of fire from all directions. Search and sanitization operations are in progress. Recovery of 1 additional AK-47 indicates presence of the 3rd terrorist. In the entire operation, 2 terrorists were killed. लेकिन ये कायराना हमला 3 परिवारों को हमेशा हमेशा के लिए जख्म दे गया। कानपुर के रहने वाले कैप्टन आयुष यादव और दौसा के सूबेदार भूप सिंह इस आतंकी हमले में शहीद हो गए। विजाग के रहने वाले नायक वेंकट रमन्ना का परिवार भी अब अपने बेटे को दोबारा देख नहीं पाएगा। सवाल उठता है कि सीमा पार से चल रही इस कायराना जंग को अंजाम तक कब पहुंचाया जाएगा। एक तरफ कश्मीर में अपने बेटों को खो देने वाले परिवार हैं, दूसरी तरफ कश्मीर के वो लोग हैं जो आतंक के खिलाफ जान की बाजी लगा रहे जवानों को भी कोसने से बाज नहीं आ रहे। पंजगाम में हुई मुठभेड़ की जगह से थोड़ी ही दूरी पर सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। तो कुपवाड़ा के इस पंजगाम इलाके में है और मैं आपको बता दूं कि यही वो कैंप है जहां सुबह हमला हुआ था। 2 जो मिलिटेंट्स है वो इस कैंप में घुसे और लगातार फायरिंग की। मैं आपको दिखा दूं कि इस वक्त भी यहाँ तैनात है जो आर्मी और पुलिस के जवान, और इस दूसरी तरफ यहाँ के लोकल लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बिल्कुल कैंप के सामने। फरार हुए आतंकी की तलाश के लिए सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पाक परस्तों की साजिशों का शिकार होकर हमारे जवान कब तक यूं ही जान गंवाते रहेंगे। कुपवाड़ा से शुजाउल हक के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने किन हालात में यह आतंकी हमला हुआ है।
सवाल यही कि आखिर इस तरह के आतंकी हमले बार बार आर्मी कैंप्स को टारगेट करके क्या संदेश दिया जा रहा है, और अगर LOC पार POK से ये आतंकी ट्रेन होकर आ रहे हैं तो एक प्रॉक्सी वॉर हिंदुस्तान पर, आर्मी कैंप्स पर छेड़ता हुआ पाकिस्तान। इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। आपका परिचय उनसे पहले करा दें। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड AJB जैनी साहब इस वक्त मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। शबनम लोन जी हमारे साथ एक्टिविस्ट लॉयर मौजूद हैं। मेजर जनरल GD बख्शी साहब हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ रहे हैं। रंजीता रंजन सांसद कांग्रेस पार्टी की। ये कुपवाड़ा है, यहीं पर कुपवाड़ा है। ये आप लाल लाइन जो देख रहे हैं ये LOC है, और इस लाइन के उस पार हिंदुस्तान के एरिया में ये कारगिल है। आइए आपको दिखाते हैं कब कब किस तरह के आतंकी हमले हिंदुस्तान पर होते रहे हैं। सत्ताईस अप्रैल 2017 एक एक करके आज की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले जो आतंकी हमला हुआ है, 3 लोगों की इसमें जान गई है और आतंकियों को भी मारने में कामयाबी मिली है। क्योंकि मुझे यहां पर आउटपुट नहीं मिल पा रहा तो मैं समझा नहीं पा रही आपको, लेकिन एक एक करके आपको बताते जाते हैं कि कहां कहां पर हिंदुस्तान में आतंकी हमले हुए हैं और कब कब जम्मू कश्मीर के इस पूरे इलाके में आतंकी हमले हुए हैं। अलग अलग जगहों पर बार बार इस तरह के आतंकी हमले करके आर्मी कैंप्स को बार बार में टारगेट किया जाता है। ये अब एक वहां पर मोडस ऑपरेंडाई जैसे बन गया है कि आतंकी हमेशा आर्मी कैंप्स को टारगेट कर रहे हैं, चाहे उरी रहा हो, चाहे इससे पहले पठानकोट रहा हो। हर बार आतंकी सिर्फ और सिर्फ आर्मी कैंप पर हमला कर रहे हैं। यानी उनका तरीका बिल्कुल साफ है, उन्हें पता है कि वो यहाँ पर आर्मी को किसी ना किसी तरीके से परेशान करना चाहते हैं, उसको टारगेट करना चाहते हैं। और जो गुस्सा लोगों में आतंकियों के लिए बढ़ रहा था कि आप हम ही पर हमला कर रहे हैं, उसको खत्म करने का एक तरीका ये उन्हें मिला है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शबनम लोन जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबनम लोन जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, जहां पर यह आतंकी हमला आज हुआ और कैप्टन आयुष यादव, 2 जवानों की जान गई, उससे महज 1 घंटे की दूरी पर, सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर आज पत्थरबाज आर्मी पर हमला कर रहे थे, एंटी टेरर ऑपरेशंस को ब्लॉक कर रहे थे। शबनम लोन जी, मेरा सवाल यह है कि ये कौन सा कश्मीर है? उन्हीं की हिफाजत के लिए ये लोग वहां पर मौजूद थे और उसी आर्मी पर पत्थर मार रहे हैं जब कैप्टन आयुष यादव के घर में कानपुर में आज मातम पसरा है। 25 साल का लड़का था। शबनम जी। अंजना जी, मैंने आपके हाथों में उनकी तस्वीर देखी। आपने जिस शफकत से उनकी तस्वीर हाथों में रखी थी, मुझे आपके दर्द का अंदाज़ा है। उनके घर में जो मातम है, मैं वो बहुत बखूबी समझती हूँ और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मेरा कश्मीर, मेरी वादी खून से लथपथ है। जहाँ ये 3 मौतें हुई हैं आज कैंप में, उधर ही एक और जवान की मौत वहाँ क्रालपोरा एरिया में, इस वक्त उस घर में भी मातम है। मसला ये है कि मातम ही मातम है, खून का तांडव मचा हुआ है और दर्द ही दर्द है, सरापा दर्द है। और मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि ये वही इलाका है जहाँ से मैंने लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ी थी। ये कुपवाड़ा जो इलाका है बहुत हिसास है, इसको स्वेज कनाल कहा जाता है नॉर्मली मिलिटेंसी का। और मैं खुद बहुत ही हैरान हूँ कि वहाँ पर जितने भी ये सारे कैंप्स हैं अंजना जी, वो नॉर्मली बहुत ज़बरदस्त वेल गार्डेड होते हैं। मेरे लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है और हैरान कुन है कि वहाँ आज अंदर कैसे जा पाए ये टेररिस्ट। एक दूसरा ये है कि आपको एक बात हम लोगों को इमोशन से हटके अब सोचना है और एक ऑनेस्ट ओपिनियन क्रिएट करनी है। मुझे भरपूर अंदाजा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी बहुत इसमें चाहेंगे कि इसमें कुछ हल निकले, लेकिन जिस तरह से वहाँ हालात हैं, पिछले साल से जैसे वहाँ हालात हुए, हम लोगों ने इनपुट्स दिए थे, अब सेंटर तक है, क्या करें। मसला मेरे हिसाब से हाथों से फिसलता जा रहा है। जो आपने वहाँ इलेक्शन देखा,
मेरे हिसाब से आप उसको कहेंगे सॉफ्ट रेफरेंडम अगेंस्ट न्यू दिल्ली। लोकतंत्र में जब लोगों ने खामोशी इख्तियार की, वो एक बहुत सटल हिंट होना चाहिए था वहां पे हालात कैसे हैं। हालात बहुत खराब हैं, बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। और मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे लगता है सुधांशु त्रिवेदी जी को आपकी बातों का जवाब देना चाहिए। और जैनी साहब भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जैनी साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं शबनम लोंजी से? वो ये कह रही हैं कि मातम उधर भी है, मातम इधर भी है, हालात खराब। शबनम जी, आज आप कैप्टन यादव के इस शहीद होने पर आप दुख जाहिर कर रही हैं। उनके घर में जो मातम हो रहा है उसमें आप अपना तहे दिल से आप शामिल होना चाह रही हैं, लेकिन आप हमेशा इतिहास की बात करती हैं कि 1947 से अभी तक का हमको इतिहास देखना चाहिए कश्मीर का। आप जो ये पत्थर फेंकते हैं और जो फौज को अपने काम करने से रोकते हैं, उनको आप अपने बच्चे बोलती हैं, हम भी उनको अपने बच्चे बोलते हैं। मैं आपसे उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं शबनम जी, आप अपने ये सब तो एक घड़ियाल के आंसू बहाने वाली जैसी बात हो गई, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अब तहे दिल पे हाथ रख के आप अपना जवाब दीजिए कि जो आज हालत हो रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी ये घुसपैठिया कार्रवाइयां कर रहा है, क्या समय नहीं आ गया शबनम जी कि पाकिस्तान को एक अच्छा बड़ा कड़ा सबक सिखाना चाहिए, जो कि उस भाषा में जो कि भाषा पाकिस्तान समझता है, और वो भाषा समझता है सिर्फ मिलिट्री की भाषा, सिर्फ फौज की भाषा, सिर्फ गोली की भाषा और सिर्फ जवाब की भाषा, ईंट का पत्थर से जवाब का भाषा। इस पे आप मुझे जवाब दीजिए कि क्या समय नहीं आ गया शबनम जी? दोनों की बात का जवाब देंगे। जी बख्शी जनरल साहब, मैं आपको जवाब दूं, आप बड़े हैं, आप नहीं अंजना जी, एक मिनट। जनरल साहब, आप बड़े हैं, मैं आपका बहुत आदर करती हूँ, थैंक यू। लेकिन आपने कहा आपने आंसू जो बहाए वो फेक थे। नहीं, प्लीज ऐसी बात ना करें। हम वहाँ बहुत अफसरदा हैं, हम गमजदा हैं। कश्मीर में माएँ रोती हैं, ये बाप जिनको आपने आज टेलीविजन पे देखा जो वो रो रहे थे, मैं उनका दर्द समझती हूँ और मुझे खुदा गवाह है, हम इनके दुख में भी उतने ही शामिल हैं जितने हम उस कॉमन कश्मीरी के लिए जिसका बच्चा आज सड़कों पे उतरा है पत्थर उठाने के लिए। ठीक है, और एक सेकंड, बहरहाल बहरकैफ ये सोचना पड़ेगा कि कश्मीर में क्या हुआ, ये छोटे छोटे बच्चे क्यों पत्थर उठा रहे, हुआ क्या उधर? ठीक है, एक सेकंड। जीडी बख्शी जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आज शहीद जो हुए हैं उनको अपना सलाम करना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि इनफ इज इनफ। पिछले साल हमने बखूबी एक बड़ा अच्छा दौर शुरू किया था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद हमने जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार फायर असॉल्ट की थी। हमारे मोटर्स, हमारे तोपों ने अच्छी तरह से वहां पे नुकसान किया था और खून का बदला खून से लिया था। मेरी समझ से ये बाहर है कि ये सिलसिला बंद क्यों कर दिया गया। एक बार करके हम अपनी बोले के पीछे क्यों हट गए और क्यों पीस टॉक का ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। पाकिस्तान जो है बिल्कुल लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। एक भी खून का कतरा यहां गिरता है तो पाकिस्तान में 10 लाशें टपकनी चाहिए। और हमको जो सर्जिकल स्ट्राइक्स, हमारी तोपों की वार, हमारी तोपें 30 से 40 किलोमीटर जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मार कर सकती हैं। 100,000 किलो का वहां एक्सप्लोजिव गिरा के नुकसान पहुंचा सकती हैं। क्यों नहीं किया जा रहा है ये? क्यों हम रिएक्टिव हो गए हैं? क्यों हम रक्षात्मक और डिफेंसिव हो गए हैं? सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। वापस मारने का सरकार का रोडमैप क्या है? अपनी फौजों का। आयुष यादव के पिता ने आज पूछा है कि कब तक हमारे बेटों की जान ऐसे जाती रहेगी, क्या जवाब है सरकार के पास? देखिए, इस पूरी की पूरी समस्या को अगर हमें टैकल करना है तो हमें इसको 3 डायमेंशन पे टैकल करना होगा। एक है स्ट्रेटेजिक, यानी मिलिट्री किस प्रकार से कार्रवाई करती है। दूसरा है डिप्लोमेटिक, यानी हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को किस तरीके से दबाव बना सकते हैं। और तीसरा है पॉलिटिकल, यानी हम हमारी राजनीति और हमारी विचारधारा उसको कैसे टैकल करती है। देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं, मिलिट्री के पक्ष के ऊपर हमारी सरकार आने के बाद 2014 में ही सीमा पर जो फायरिंग पाकिस्तान करता था, आप हमारे दावे को मत मानिए,
अरे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत जरूरत से ज्यादा फायरिंग कर रहा है और उन्होंने जाके मामला संयुक्त राष्ट्र संघ तक में उठाया था। तो पाकिस्तान को कितना करारा, इससे पहले क्या होता था, हम उठाते थे मुद्दा जाके कि पाकिस्तान बहुत फायरिंग कर रहा है। 2014 के अंत और 15 की शुरुआत में पहली बार पाकिस्तान ने उठाया, तो कहीं ना कहीं दर्शाता था कि मिलिट्री के मामले पे हम किस तरीके से सख्ती से डील किए। दूसरा, आप ध्यान करिए, हमारी सरकार आने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जो अगर ये माना जाए तो 1971 के बाद पहली बार हमने एलओसी क्रॉस की और ऑफिशियली ये कहा कि हमने क्रॉस की है। तो अगर देखा जाए तो वो दृढ़ता मिलिट्री एक्शन के पक्ष के ऊपर हमारी सरकार ने दिखाई, और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन विषयों पर भी सरकार पूरी तैयारी के साथ और प्रभावी और उपयुक्त कार्रवाई करके दिखाएगी मिलिट्री फ्रंट, जैनी साहब, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। बात से इत्तेफाक नहीं रखते, तो इस समय एक यथार्थ है कि कुछ चीन को छोड़ दिया जाए। जैनी साहब का एक सवाल है आपके लिए, उसके बाद रंजीत जी फौरन। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा। सुधांशु जी माफ करिएगा, मैं आपसे इस बात पर सहमत नहीं हो रहा हूं कि पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली हम लोगों ने काफी कर दिया। ये सरकार हमेशा बार बार बोलती है कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक का इतना ढोंगा मचाया कि उसके बाद में जो स्वच्छ भारत है वो भी सर्जिकल स्ट्राइक, जो नोटबंदी है वो भी सर्जिकल स्ट्राइक, जो जनधन योजना है वो भी सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक का एक मजाक बना दिया और उसको एक वोट बैंक लोगो बना दिया सर्जिकल स्ट्राइक का। मैं कहता हूं पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली हमने पाकिस्तान के साथ में कुछ भी नहीं किया। पॉलिटिकली क्यों नहीं, 543 लोग आप बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, सारे के सारे हाथ खड़ा करके आपके साथ में, ऑपोजिशन वाले भी आपका साथ देंगे और डिक्लेयर करिए। एक मिनट अंजना, जस्ट हाफ अ सेकंड, और आप डिक्लेयर करिए कि पाकिस्तान इज ए टेररिस्ट स्टेट और पूरे दुनिया में उसको पब्लिश करिए। डिप्लोमेटिकली आप उसके एम्बेसडर को वापस, डिप्लोमेटिकली आप एम्बेसडर को वापस भेजिए और बोलिए बिस्तरा बांधो और जाओ पाकिस्तान, अपना एम्बेसडर वापस बुलाइए। इस पर रंजीत जी का रिएक्शन मुझे पता है, दोनों जवाब देना चाह रहे हैं। लेकिन वाड़ा में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले में कैप्टन आयुष यादव की जान गई और जान गई 2 जवानों की। सवाल यही कि आखिर एक के बाद एक जो सिलसिलेवार ढंग से आतंकी कैंप्स पर हमला कर रहे हैं और उसी हमले से महज 1 घंटे की दूरी पर पत्थरबाज उसी सेना पर हमला कर रहे हैं, ये कश्मीर की परिस्थिति किधर जा रही है, क्या है उपाय, और ये जो प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान कर रहा है उस पर क्या करना चाहिए हिंदुस्तान को। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक बार सिलसिलेवार ढंग से आइए आपको बता देते हैं दरअसल कब कब आतंकी कैंप्स पर इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए हैं। उरी हो, पठानकोट हो, एक एक करके आपको बताते हैं कि कहां कहां पर हमला हुआ और कितनी तादाद में हमने अपने जवानों को खोया है, शहादत उन्हें मिली है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी इस पर क्या होनी चाहिए। कुपवाड़ा सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, कैप्टन समेत 2 जवान, कुल मिलाकर 3 जवान शहीद हुए हैं। ये पंजगाम में, यानी आज की बात हम कर रहे हैं। इससे पहले जो हमले हुए हैं जल्दी जल्दी अगर आपको दिखा दें तो जम्मू में ये देखिए नगरोटा में, इससे पहले सोलर कॉप्स हेडक्वार्टर्स में 29 नवंबर 2016 को यह आतंकी हमला हुआ था और यहां पर 2 अफसर समेत मारे गए थे जवान। 3 आतंकी ढेर किए गए थे हंदवाड़ा में जब 6 अक्टूबर 2016 को राष्ट्रीय राइफल्स कैंप पर हमला हुआ था और 3 आतंकी उसमें हम ढेर करने में कामयाब रहे थे। 2 अक्टूबर को देखिए 2016 में ही बारामूला में राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला हुआ, 1 जवान इसमें भी शहीद हुए थे। हालांकि आज जो हमला हुआ हमारे जवानों ने उनको कैंप के अंदर नहीं आने दिया, लेकिन उरी में बड़ा हमला हुआ था, 1 जवान शहीद हुए थे और 2 आतंकी उसमें ढेर कर दिए गए थे। इसी तरह से 2016 में ये सिलसिला रुक नहीं रहा। पंपोर में 25 जून को देखिए किस तरह से हमला हुआ था, 8 जवान पंपोर में श्रीनगर में उस वक्त शहीद हुए थे। ये जो आतंकी हमला, ये पूरा इलाका अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, ये जो पूरा इलाका है दरअसल ये इलाका पूरा है जिसमें बार बार वो हमला करते हैं। पठानकोट में देखिए 5 आतंकी ढेर किए गए थे, 6 जवान लेकिन पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले में शहीद हो गए थे। सभी खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। रंजीत रंजन जी, मैं अब आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। बहुत सारे सवाल जैनी साहब ने उठाए हैं, शबनम लोन जी रख रही हैं कश्मीर की बात, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही कि कब तक हमारे जवान इस तरह से एक के बाद एक शहीद होते रहेंगे। देखिए इंद्र जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है और यह सबके जवान है, किसी पार्टी के जवान नहीं है। हम सब उस पर शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या आज जो सत्ता पे है उनकी रणनीति फेलियर है
और मैं कहूँगी कि बिल्कुल उनकी रणनीति फेरियल है। आप 2002 से 12 का वक्त देखें कि उससे पहले जिस कश्मीर में कोई टूरिस्ट नहीं जाना चाहता था वहाँ पे बुकिंग नहीं मिलती थी। 2014 में और उस वक्त भी वहाँ के कश्मीरी रोष प्रकट करते थे, लेकिन वोट की लाइन में लंबी लंबी कतारें लगती थी। 2014 में मोदी जी चुनाव जीत के आते हैं, वहाँ के हर नेता ने, जो अलगाववादी हैं, सबने उनको बधाई दी। 2014 से 16 का आप देखेंगे तो बिल्कुल भी सही मुझे लगता है रणनीति नहीं चल रही थी। कभी कश्मीरी झंडे के लिए, कभी वो किसी हॉस्टल में कश्मीर से बाहर गोश्त खा रहे तो कश्मीरों पे हमला, ये सब बातें ये सारी बातें भी है। फिर अब मैं अंजना जी मेरी बात खत्म होने दीजिए। 2014 के बाद जब चुनाव हुआ कश्मीर का तो 65% वोट पड़ी, और उसके बाद आज की तारीख में 9 अप्रैल को क्या वजह है कि सिर्फ 7% वोट पड़ी, 38 वोट बूथ पे मात्र 2% वोट पड़ी। प्लीज मेरी बात सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए इसका। ये बहुत गंभीर विषय है। ठीक है, बहुत अहम सवाल, सबके सवालों के जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी। क्या, अरे प्लीज, इन्हें ये समझना पड़ेगा कि कभी आप एक कश्मीरी को गाड़ी में बैठा के सोशल मीडिया द्वारा जो प्लीज सुनिए अंजना जी मेरी बात खत्म होने दीजिए, हाईलाइट करना और एक फौजी को बिल्कुल निरस दिखाना कि उस पे हमला हो रहा है, कश्मीरी उसको पत्थर मार रहे हैं और सिर झुका के चल रहा है। आखिर मैं तो कहूंगी ये दोनों तरफ से भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या हमारे मीडिया में ये दिखाया जा रहा है ना, हर बार सिर्फ पाकिस्तान के बारे में हम लोग चिल्ला ले और कहें कि युद्ध शुरू हो जाए। क्या वजह है कि मनमोहन सिंह जी को आप कहते हैं कि राजनीति में वो बहुत हद तक सक्सेस नहीं हुए, लेकिन कश्मीर की एक एक चुनौती को उन्होंने स्वीकारा और सक्सेस हुए। ठीक है, अब जवाब सुनिए। जब यूपीए सरकार थी उनके 3.25 साल का देखेंगे तो 94 फौजी शहीद हुए, और आपके इन 3 सालों में आप इतना फौजी और हमारे शहीद कर रहे हैं। 198 हमारे सेना के जवान शहीद हो चुके हैं। तो क्या ये कौन सी रणनीति है? ये सिर्फ देश हिंदू राष्ट्र चिल्लाकर आप क्या देशभक्ति या पाकिस्तान से अटैक करेंगे? सुधांशु जी जवाब दीजिए। रंजीत जी अब जवाब सुनिए इसका, जवाब सुनिए मैम, जवाब सुनिए सुधांशु जी। और सुधांशु जी जवाब नहीं, रंजीत जी आपकी रणनीति फेलियर है क्या? इसका आप जवाब देंगे? अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, इससे पहले जो आपके विशेषज्ञ महोदय ने कहा था उस विषय में मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ एक उदाहरण, एक तथ्य रखना चाहूंगा कि डिप्लोमेटिकली हमने कुछ नहीं किया है यदि, तो सार्क सम्मेलन पहली बार ऐसा हुआ जब इस इलाके के 2 बड़े मुस्लिम देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने ओपनली पाकिस्तान पर अपने यहाँ टेररिज्म फैलाने का आरोप लगाया खुलेआम तौर पे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अरे भाई, जब आप बोल रही थी मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए ना। आपको जो बोलना था बोला, मैंने शहीद हो गए तो जवाब नहीं दे रहे हैं। आपकी सरकार रणनीति में फेल हो गई है। अब मैं बोल लूं, कश्मीर को आप संभाल नहीं पा रहे। अरे मैं जवाब दे लूं ना, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अब मैं जवाब दे लूं? सुधांशु जी को जवाब देने दे मैम। बहुत बड़ी समस्या अंजना जी ये भी है कि जब हम मिलिट्री से हटकर पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली इस इशू के ऊपर आते हैं तो इस देश में बहुत बड़ी समस्या है। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया से पूछना चाहूंगा, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस रीजनल पार्टीज हैं, वो कोई राजनीति करे तो समझ में आता है, पर क्या यह सच नहीं है कि मसरत आलम की रिहाई पे सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो क्यों बोलते हैं? क्या गुलाम नबी आजाद एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर अफजल गुरु की क्लीमेंसी के लिए दिल्ली में दौड़ के आए थे? क्यों किया था? शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर के ट्वीट्स अवेलेबल हैं, दस्तावेजी सबूत हैं कि आपने इनका समर्थन किया। और 100 बातों की बात एक, जब जेएनयू में वो लोग नारा लगाते हैं कि कश्मीर मांगे आजादी, और जब वो ये नारा इतना ही नहीं लगाते हैं, वो नारा ये लगाते हैं कि कश्मीर की आजादी तक, भारत की बर्बादी तक जंग चलेगी, और राहुल गांधी उनका समर्थन करने के लिए जाते हैं। ये चीज है जिसका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। देश की सुरक्षा के मामले पर, देश की अखंडता के मामले पर किंतु परंतु मत करिए, कोई राजनीति मत करिए। और अगर विपक्ष में रहने की शिक्षा लेनी है
तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 1995 में जिनेवा में जब पाकिस्तान कश्मीर को लेकर प्रस्ताव लेके आ रहा था, नरसिंह राव की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी नेता प्रतिपक्ष से कश्मीर मुद्दे पे घनघोर विरोध होने के बावजूद अटल जी ने जाकर नरसिम्हा राव की सरकार का समर्थन किया, उस गठबंधन ने उस नेतृत्व किया था उस डेलीगेशन का। हमने चिंता नहीं की थी नरसिम्हा राव इसलिए मैं कह रहा हूं कि कश्मीर के मामले पर ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बन के रह जाएगा और उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। दो कदम हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बनकर रह जाएगा। जीडी बख्शी जी, आप बोलना चाह रहे थे ब्रेक के पहले, मुझे लगता है आपको भी बात करनी चाहिए, जवाब आपको देना चाहिए। और शबनम लोन जी, ये गलत बात है भाई, ये कांग्रेस वर्सेस आपने बीजेपी कैसे कह दिया? कांग्रेस बोलती रही, मैं शांति से सुनता रहा, जब मैं बोल रहा हूं तो या तो आप उनको रोकिए। सर वक्त की कमी है, मैंने लगातार उनको रोका है। अब ऐसी परिस्थिति है कि आप दोनों मुझसे दूर हैं, उसी पर बड़ी मुश्किल होती है जब मेहमान सुनते नहीं हैं। और सवाल यही है कि फिर किसी को दर्शक नहीं सुन पाते, दर्शक नहीं सुन पाते। एक सेकंड रंजीत जी, प्लीज मैम, प्लीज आप सोचिए जरा, कैप्टन आयुष यादव के घर पर इस वक्त मातम पसरा है। हम अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ आपस में इस तरह से भिड़ेंगे तो ये देश नहीं बढ़ पाएगा। एक सेकंड मैम प्लीज। जीडी बख्शी साहब, शबनम लोन जी हमेशा कहती हैं कि आपको इन पत्थरबाजों की मानसिकता को समझना होगा, कश्मीर को समझना होगा। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि 1 घंटे की दूरी पर जब कैप्टन आयुष यादव मारे गए, यही पत्थरबाज उसी सेना पर हमला कर रहे हैं। ये सैनिक वहां पर अपने काम के लिए नहीं बैठे हैं, उन्हीं कश्मीरियों की रक्षा के लिए बैठे हैं। इनको कैसे समझाया जाए, ये कैसे कन्वे किया जाए, कैसे कश्मीर के हालात बेहतर हो? बख्शी साहब, अगर आप सीधे शबनम लोन से बात करें। ये सरकार समझाएगी। देखिए पहले तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आजकल जो जमाना है हाइब्रिड वॉरफेयर का है, और हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर चलते हुए आप देखें अमेरिका ने, रूस ने, चीन ने, पाकिस्तान ने, श्रीलंका ने किस कदर मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल किया है। केवल हमारा देश क्यों पुलिस राज पे आ रहा है कि हम पुलिस की ताकत के ऊपर कुछ इस्तेमाल करना ही नहीं चाहते, और पुलिस को भी हम अब निहत्था करते जा रहे हैं। सीआरपीएफ के जवानों के वीडियो हमने देखे कि वो खड़े होके मार खा रहे हैं और लोग यहाँ कह रहे हैं कि क्या संयम बरताया जा रहा है। अरे किसने बोला है साहब, रूल ऑफ लॉ मेंटेन करिए और पूरा फोर्स इस्तेमाल करिए जिस तरह बाकी देश इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका ने 60 क्रूज मिसाइल दागे हैं, टोमाहाक क्रूज मिसाइल। अमेरिका ने जो है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया है। हम क्यों नहीं सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लाइन ऑफ कंट्रोल के पार क्यों नहीं वार कर रहे हैं? हम रक्षात्मक क्यों हो रहे हैं? हम टोटली रिएक्टिव क्यों हो रहे हैं? डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? ठीक है जेडी साहब, एक लाइन में वक्त की बहुत कमी है, वक्त की बहुत मनोबल पर फर्क पड़ रहा है। मैं बख्शी साहब से पूरा सहमत हूं और मुझे खुशी है कि इस बात की कि उन्होंने ये पॉइंट लाए हैं कि हमारे पास में पाकिस्तान के प्रति कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी हमारी नहीं है। हमारी जो भी स्ट्रैटेजी है वो रिएक्टिव है। उसने अगर कुपवाड़ा में ये कर दिया तो हम वहां ये कर देंगे, उसने वहां कुछ कर दिया तो हम यहाँ। हमारे पास में कोई एक प्रोएक्टिव, यानी कि उससे पहले कि वो पहल करे हम पहल कर। ठीक है शबनम जी, 1947 से लेकर आज तक यही होता आ रहा है और इसी तरीके से उरी और पामपोर और बारामूला और शबनम जी, वक्त की बहुत कमी है सब। शबनम जी, पत्थरबाज के मैं सिर्फ 2 लाइन में मैम आपसे जवाब लेना चाहूंगी। पत्थरबाज कैसे समझेंगे? वो किसी सैनिक को नहीं मार रहे हैं, वो अंजना जी जो पाकिस्तान, बोलिए वो जो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक है, वो तो कश्मीरी लोगों तक नहीं है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना है। ये वहां पे बीजेपी वहां पावर में है, क्या ये पावर में रहना चाहते हैं कि देश हित में काम करना चाहते हैं? बीजेपी विल हैव टू डिसाइड। क्योंकि मुफ्ती गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो एंगर था अनफॉर्चुनेटली वो ट्रांसफॉर्म हो गया है आर्मी की तरफ। आपकी इसी बात के साथ इस कार्यक्रम का हमें अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन पत्थरबाजों को भी समझना होगा, वो अपने ही कश्मीर पर, अपने पर्यटन पर, अपनी रोजी रोटी पर पत्थर मार रहे हैं। परिस्थिति ऐसी है कि जो सेना उनके लिए खड़ी है वहां पर, उन पर हमला कर रहे हैं। ये बदलना ही होगा। देखते रहिए आज तक।